नमस्कार साथियों। चाहे आप गुजरात जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या मध्य प्रदेश जुडिशरी की या अब जो राजस्थान जुडिशरी में जो नई नोटिफिकेशन आया है उसकी तैयारी कर रहे हो। भारत का संविधान एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पर देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं भारत के संविधान में कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो एक रिव्यू लेते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि भारत के संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट नंबर 1। तो ये कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। अब देखिए कुल मिला के हमारे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और यहाँ पर देखिए हम लोग ये जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी कि यूनियन का नाम क्या होगा, इसकी टेरिटरी क्या होगी, उसके बारे में बताता है कि किस किस क्षेत्र में इसका जो है विकास होगा। अब देखिए अगर यहाँ पर हम देखें तो आर्टिकल 393 जो है उसके अंतर्गत जो है इसका प्रावधान बताया गया है। यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के जो संविधान है उसका नाम आया है और अनुच्छेद नंबर 1 जो है वो तो केवल बात करता है यूनियन की बात करता है, लेकिन जो है आर्टिकल नंबर 393 जो है वो बात करेगा केवल और केवल बताएगा, डेफिनेशन बताएगा यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएगा, डिफाइन करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 368 है वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। उसके अलावा देखिए जो हमारे भारत के संविधान में जो प्रेम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, जिसे उद्देश्य का भी कहा जाता है, जिसे भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इंट्रोड्यूस किया था, वो इसे लेके आए थे और भारत की प्रस्तावना को, भारत की उद्देशिका को यहाँ की संविधान की मूल आत्मा जो है वो कहा जाता है। और संविधान में जो है इसकी प्रस्तावना के अंतर्गत जो है फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया है और भारत को एक प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित जो है वो किया गया है। तो यहाँ पर ये समझिएगा कि जो भारत के अंदर भारत के जो संविधान है उस संविधान में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना अपने मूल रूप में, मौलिक रूप में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। प्रियम्बल को हम क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा भी जो है वो कहा जाता है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संवैधानिक यानी कि जो जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की, उन्होंने जो है आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा जो है वो बताया है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 368 है वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा प्रियम्बल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान का प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है? उद्देशिका से होता है। अब यहाँ उद्देशिका में जो पहला शब्द लिखा गया है वो लिखा गया है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जो है वो क्या है कि यहाँ पे शब्द लिया गया है और चूंकि भारत की जनता जो है वो जो है सर्वोपरि है और यहाँ पर जो है जनता जो है वो क्या है? सर्वोपरि है, लोकतंत्र का शासन है। तो इस बात को समझते हुए हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पर। आर्टिकल नंबर 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि नए नए स्टेट्स की स्थापना किस प्रकार से की जाएगी और यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को किस तरीके से क्या दर्जा जो है वो दिया जाएगा, इस बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 3। अब देखिए उसके बाद आर्टिकल नंबर 10 हमारा इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप्स, यानी कि भारत के जो नागरिक हैं उनको क्या क्या अधिकार जो है वो दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी बात की जाती है, लेकिन कुछ हमारे बेसिक जो राइट्स है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो है ये राइट्स केवल और केवल भारत में निवास करने वाले उस सिटीजन को दिए गए हैं जिसके पास में भारत की नागरिकता है। तो जिसके पास में क्या इलेक्टोरल राइट है उसको अधिकार जो है वो दिए गए हैं आर्टिकल 10 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13। तो देखिए जैसे जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है या फिर अदर हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की बात करें या फिर हम बात करते हैं कि जो अन्य प्रकार से जो लॉज बने हुए हैं उसमें क्या है? आर्टिकल नंबर 13 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिग्रेगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए कौन कौन से लॉज जो है वो बनाए गए हैं। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 72 है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियों के बारे में बात की गई है,
तो राष्ट्रपति की समाधान की जो शक्तियां हैं, क्या उसमें जुडिशियल रिव्यू संभव है? इस प्रकार का प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा भी गया है। और यहाँ पर आप ये समझिएगा कि हमारा जो अनुच्छेद 368 है, 368 है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। और इसमें जो है इम्पोर्टेंट तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स में किस किस तरीके से लॉ जो है वो अमेंड जो है वो किए जाते हैं। और यहाँ पर जो है लॉ जो है लॉ जो है वो किस तरीके से है। तो देखो यहाँ पर एक बात और की जाती है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को कोई भी नहीं छीन सकता। जैसे कि अपन बात करते हैं 6 प्रकार के रिटें होती है। तो यदि जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो यहाँ पे रिट का प्रोविजन दिया गया है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी सुरक्षा, हमारा संरक्षक है। यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम खटखटा सकते हैं। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 72। और यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 368 की बात करेंगे। अब देखिए राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता का अधिकार ये दिया गया है आर्टिकल 14 से 18 में। इसमें बताया गया है, आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि सभी व्यक्ति भारत के नागरिक जो भी हैं वो उनको कानून का समान अधिकार जो है वो दिया गया है, यानी कि कानून के समक्ष जो है वो सभी समान है, सभी जो है वो एक है। अब इसी तरीके से बात की जाती है आर्टिकल नंबर 44 की यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर याद करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यही बात करता है कि जो सभी लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं उन्हें भी एक ही प्रकार से कानून का अधिकार मिलेगा। अब देखिए आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो सार्वजनिक पद है उन सार्वजनिक पदों में किसी भी व्यक्ति से कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि समान अवसर जो है वो सबको दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो है रिजर्वेशन का प्रावधान जो है वो भी एक बात आती है कि सब रिजर्वेशन का भी प्रावधान यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसमें जो है रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि ये कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है आर्टिकल नंबर 16। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत जो है, जो अनटचेबिलिटी है उसके लिए उसको अबॉलिशन किया जाएगा, उसका उन्मूलन किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 18 जो है वो कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब है कि देखिए पहले क्या होता था, राजा महाराजा इनके पद हुआ करते थे, दरबारियों के पद हुआ करते थे, राजाओं के पास सामंतों के पद हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे भारत देश में जब आज़ादी के बाद में जागीरदारी प्रथा समाप्त हुई और उसके बाद में इन पदों को भी स्वतः समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब जो है कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे महामहिम, राजाधिराज इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन आज जो है हम लोग देखते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति जैसे कर्नल है वो रख सकता है, यानी कि जो उसकी पोजीशन है उसको रख सकता है। जनरल है, कर्नल है, मेयर है, ये जो पोस्ट होती है ये उनकी जो डेजिग्नेशन है उसका यूज किया जा सकता है। उसके अलावा कई लोग जो है डॉक्टर, इंजीनियर जो अपने पेशे से संबंधित है वो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के टाइटल की मनाही की गई है आर्टिकल नंबर 18 में। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी की बात की जाती है आर्टिकल नंबर 19 और 22 के अंतर्गत। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल में हमारे अनुच्छेद 21 और 22 जो है हमारे जो संविधान में जो हमें अनुच्छेद दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 21 और 22, उनका हमेशा संरक्षण होता है, वो हमेशा रहते हैं। अब देखो भाई 19 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 19 ए कहता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 बी कहता है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, यानी कि शांति से लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शांति से व्यवस्था जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं बताना चाहूंगा सीआरपीसी में आप लोगों को याद आ रहा होगा
सेक्शन नंबर 144 जो है वो आपको याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 19 बी जो है वो बात करता है पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स के लिए। आर्टिकल 90 सी जो है वो हमारा कहता है टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसके बारे में बात की जा रही है। आर्टिकल 19 डी कहता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी स्थान पर जा सकता है, घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है नेशनल प्लेसेस यानी कि जो गवर्नमेंट प्लेसेस है वहां पर भी हम जो है चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि श्रीलंका में क्या हुआ था, जो राष्ट्रपति का निवास है, प्रेसिडेंट का जो रेजिडेंस है, उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर वो बात नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पर बात की जा रही है कि आप जो है भारत के जो नागरिक हैं वो भारत में किसी भी स्थान पर भ्रमण कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। 19 ई कहता है फ्रीडम टू सेटलमेंट एंड रेजिडेंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो भारत का निवासी है, वो भारत में किसी भी स्थान पर कोई भी व्यवसाय जो है वो कर सकता है। आर्टिकल 19 एफ कहता है राइट टू ओन पर्सनल प्रॉपर्टी। इसे देखिए हटा दिया गया है, ओमिटेड का मतलब है कि इसे जो है वो हटा दिया गया है, यानी कि अब जो है 19 एफ जो है वो आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार जो है वो नहीं दिया गया है। अब देखो ये जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 19 एफ जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि आर्टिकल 19 का वो कौन सा सेक्शन, वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19 में वो कौन सा आर्टिकल है जो अब रिपील कर दिया गया है, जिसका अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो 19 एफ है वो ओमिट किया गया है। आर्टिकल 19 जी जो है वो कहता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑक्यूपेशन को अपना सकता है, कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट हो जाता है, कन्विक्शन करता है, तो उसका जो है प्रोटेक्शन किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 20 में इस बात को बताया गया है। और यहाँ पर देखिए हमारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता से और गरिमा के साथ में जीवन जीने का अधिकार। तो जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल इमरजेंसी की बात मैं करता हूँ, यानी कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 की बात की जाती है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे यहाँ पर प्रेसिडेंसी रूल हो, या फिर यहाँ पर किसी भी तरीके से सेक्शन 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तो भी हमारे जो आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 22 है उनका अस्तित्व रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 21 जो है वो कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, उसे ये अधिकार दिया जाएगा। आर्टिकल 21 ए कहता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। हमारे भारत देश के अंतर्गत जो है वो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को फ्री एजुकेशन का प्रावधान दिया गया है सरकार के द्वारा, तो वो भी इसके अंतर्गत जो है वो आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी कि एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट कौन कौन से आर्टिकल्स है। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, कि फोर्स लेबर के लिए और ह्यूमन बीइंग के ट्रैफिक के लिए प्रोहिबिशन किया जाएगा। आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे लेबर लॉ में भी अपन पढ़ते हैं, लेबर लॉ के अंदर भी प्रावधान दिया गया है, फैक्ट्री एक्ट बनाया गया उसके अंदर भी प्रोविजन दिए गए हैं। उसके अलावा देखिए जो आर्टिकल 24 है वो ये कहता है कि फैक्ट्रीज में बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो माइनॉरिटीज है उनका भी संरक्षण जो है वो किया जाएगा, उसके बारे में भी प्रोविजन दिया गया है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 32।
आर्टिकल नंबर 32 जो है उसे भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब ने इसे जो है संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। और ये कहता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है कि यहाँ पर हमारे जो संवैधानिक उपचार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उनकी बात जो है ये आर्टिकल जो है वो करता है। आर्टिकल 32 जो है वो कहता है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 39 कहता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट क्या करेगा, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं, आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। अब एक बात और समझिएगा, यदि कोई भी व्यक्ति जो है वो कहता है कि मेरे संविधानों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जो मुझे मूलभूत अधिकार मिले उसके लिए मुझे उल्लंघन हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए है, जो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 14 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन, उसके संगठन की बात की जाती है, यानी कि हर गांव के अंदर एक पंचायत होगी। इसकी बात करता है हमारा आर्टिकल 40। आर्टिकल 43 है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, यानी कि जो भी वर्कर्स है उनको क्या किया जाएगा, लिविंग वेज जो है वो दिया जाएगा। आर्टिकल 43 ए कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है उनमें वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात करता है। एंड आर्टिकल 43 बी कहता है प्रमोशन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन जो 6 साल से कम है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है छोटे बच्चों की टेक केयर और एजुकेशन के लिए हमारे जो है जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के अंदर भी प्रोविजन दिए गए हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर छोटे जो बच्चे होते हैं जिनकी एज जो है वो 6 साल से कम है, उनके एजुकेशन और उनकी जो है उसकी बात की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 44 जो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को कहाँ शामिल किया गया है, हमारे नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, क्योंकि दोस्तों भारत का संविधान जो है वो अपना मौलिक संविधान नहीं है, उसमें कुछ बातें जो है वो अलग अलग देशों से ली गई है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किसका विषय, नीति निर्देशक तत्वों का विषय है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति, सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार का कानून जो है वो होना चाहिए। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो है वो एक समान है, किसी भी प्रकार से भेदभाव जो है वो नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति में। तो ये जो है हमारा आर्टिकल 48 जो है वो कहता है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 की बात करें तो आर्टिकल 50 कहता है 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है और जो है खेती बाड़ी के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये। आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जुडिशरी जो है वो किससे अलग रहेगी, एग्जीक्यूटिव से जो है वो अलग रहेगी। देखिए जुडिशरी जो है, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे जो भारत में 3 पिलर होते हैं। अब 3 पिलर्स में अपन देखते हैं कि एक तो है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो इसका मतलब क्या है कि जुडिशरी जो है वो अपने आप में कैसी संस्था है, जुडिशरी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और कहीं ना और वो जो है एग्जीक्यूटिव से जो है वो कैसी है, बिल्कुल ही अलग है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मैं बात करना चाहूँ। अब आपने जो है जैसे हमारे जो सीआरपीसी और क्रिमिनल के जो आपने लेक्चर्स अटेंड किए तो वहाँ पर आपने देखा है, हमने बताया आपको कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है उसका काम अलग होता है, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम अलग होता है। वो पनिशमेंट दे सकता है, जबकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पनिशमेंट नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 50 जो है वो बात करता है कि जुडिशरी जो है वो किससे अलग रहेगी, एग्जीक्यूटिव से अलग रहेगी। आर्टिकल 51,
आर्टिकल 51 है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की बात की जाती है। तो देखो जैसे यूनेस्को में हम यूनेस्को की बात करते हैं, सुरक्षा परिषद की बात करते हैं, उसी तरीके से हमारे भारत में आर्टिकल नंबर 51 के अंतर्गत जो है वो बात की जाती है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमोट करने की जो बात है वो यहाँ पर की जाती है। क्लियर है। अब देखो भाई यहाँ पर जो है हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो यहाँ पर क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 51 ए बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की, हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। तो देखिए दो टर्म्स हैं, एक तो फंडामेंटल राइट्स और एक है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कहाँ की जा रही है, 51 ए में की जा रही है। अब देखो बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की, जो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर हम बात करते हैं यूनियन। अब देखिए भाई यूनियन में शक्ति किसको दी गई है, यूनियन के अंदर प्रेसिडेंट को जो है वो बनाया गया है, उसको एम्पावर्ड किया गया है, राष्ट्रपति को जो है वो कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। और यहाँ पर देखिए कि सेक्शन नंबर 52 जो है वो कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है। अब यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास में होती है, राष्ट्रपति के पास में होती है, प्रेसिडेंट के पास में एग्जीक्यूटिव पावर होती है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है उसे इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय में इसको प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसको समझ सकते हैं कि इमरजेंसी जो है, जैसे आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 जो है वो बात करती है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करती है। ये जो है बात की जाती है यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पर बात की जाती है नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है। अब देखिए नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि यदि कोई बाहर का कोई भी देश भारत पर आक्रमण करता है या भारत के किसी भाग पर आक्रमण करता है और वहां पर भारत की सुरक्षा का प्रश्न उठता है, तो वहां पर जो है नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसको लगाई जा सकती है। अब तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया गया है। और यहाँ पर हम देखें कि जो है अगर भारत के किसी भी भाग पर आक्रमण होता है तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है। आर्टिकल 356 यहाँ पर अपन बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, यानी कि प्रेसिडेंट रूल। अब देखिए राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि यदि मान लीजिए कि भारत में किसी भी भाग पर कोई भी मुख्यमंत्री है या जो अच्छी तरह से शासन नहीं कर रहा, या फिर अगर मान लीजिए सीएम का शासनकाल जो है वो परिपूर्ण नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहां पर राज्यपाल जो है वो धारा 356 का, यानी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग करेगा। और अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति को जो है लेटर लिखेगा और राष्ट्रपति से उस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाने की बात करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ये समझते हैं कि यदि मान लीजिए भारत के किसी भी भूभाग पर, भारत के किसी भी क्षेत्र पर यदि जो है भारत के किसी भी क्षेत्र पर यदि जो है सीएम की कार्यवाही, मंत्रिमंडल सही काम नहीं कर रहा है, सीएम जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर धारा 356 का प्रयोग किया जाता है। और जो गवर्नर है यानी कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल क्या करेगा, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है वो जो है राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को पत्र लिखेगा और वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अधिकतम 3 साल तक के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 साल तक के लिए लग सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 360 की बात करेंगे।
तो देखिए आर्टिकल नंबर 360 360 ये बात करता है वित्तीय आपातकाल की। तो वित्तीय आपातकाल जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि यदि राजकोष खाली हो जाए, भारत के किसी भी भूभाग किसी भी क्षेत्र में यदि मान लीजिए खजाना खाली हो जाता है, पैसे की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल जो वो लगाया जा सकता है। भारत में अभी तक जो है एक बार भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं हुई कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए, वित्तीय आपातकाल लगाया जाए, ऐसी आज तक कोई भी कंडीशन जो है वो नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा कि आर्टिकल नंबर 52 जो है, आर्टिकल नंबर 52 जिसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में, और यहाँ पर 53 के अंदर राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव यानी कि यूनियन पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो पावर किसको दी गई है, राष्ट्रपति को पावर दी गई है। तो यहाँ पर ये जो है आर्टिकल एप्लीकेबल होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आर्टिकल 21 हमारे जो मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 यहाँ पर एग्जिस्ट रहेंगे, यानी कि उनका हनन नहीं होगा। हमारे जीवन जीने के अधिकार बिल्कुल वैसे ही बने रहेंगे, उनको उनका हनन जो है वो नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 21 जो है वो एग्जिस्ट होगा। चलिए अब देखिए ये हो गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं इसमें आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाती है। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव कैसा होगा, गुप्त मतदान, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके अंतर्गत क्या होगा, संसद के दोनों सदन भाग लेंगे। आर्टिकल 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो उसका तरीका क्या होगा। तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अप्रत्यक्ष रीति से क्या होता है, चुनाव होता है। और सेक्शन नंबर 56 कहता है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट जो है उसका कार्यकाल कितने समय का रहेगा। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष तक का रहता है। तो भारत में कोई भी व्यक्ति जो है वो कितनी भी बार जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो बन सकता है। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूएनओ यानी कि अगर देखा जाए तो यूएस के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो केवल 2 बार ही बन सकता है, 4 साल के लिए बनता है, और केवल 2 बार ही कोई व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति हो सकता है। लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति जो है वो कितनी भी बार जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखिए 57 जो है वो कहता है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन की बात करता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 58 कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी। उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होगी, वह दिवालिया या पागल जो है वो नहीं होगा, भारत का नागरिक होगा, किसी लाभकारी पद पर जो है वो आसीन नहीं होगा, और इस तरीके से क्या होगा, उसकी योग्यताएं होनी चाहिए। कोई भी क्रिमिनल मैटर, कोई भी ऑफेंस उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आर्टिकल नंबर 59 कहता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, प्रेसिडेंट्स के जो पद हैं उसकी क्या क्या शर्तें होंगी। आर्टिकल नंबर 60 कहता है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट यानी कि जो है राष्ट्रपति जो है उसकी क्या है, शपथ की बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि राष्ट्रपति का निष्कासन यानी कि महाभियोग। तो इम्पीचमेंट शब्द का मतलब है महाभियोग। अब महाभियोग का मतलब क्या हो गया, महाभियोग कब लगाया जाएगा। महाभियोग का मतलब है कि यदि संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से, कितना इलेक्शन चाहिए, 2/3 बहुमत अगर मिल जाए, अगर किसी भी राष्ट्रपति के अगेंस्ट 2/3 बहुमत मिल जाए तो इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग जो है वो लग सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 100 है
और 100 में से 66% जो है वो बहुमत मिल गया राष्ट्रपति के अगेंस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग जो है वो राष्ट्रपति पे लगाया जा सकता है। वर्तमान में अगर कहा जाए तो जो सीजे साहब हैं दीपक मिश्रा, उनके ऊपर भी इम्पीचमेंट जो है वो कांग्रेस ने लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग जो है, महाभियोग के द्वारा जो है किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से 5 वर्ष या उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही निष्कासित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 61 जो है वो बात करता है, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट की बात करता है कि किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से जो है वो किस प्रकार से जो है वो निष्कासित किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए अविश्वास प्रस्ताव भी पारित करना पड़ता है और ये सिद्ध करना होगा कि राष्ट्रपति जो है उसके खिलाफ जो है विश्वास प्रस्ताव है उसको भी साबित करना होगा, तभी जो है वो इम्पीचमेंट किया जाएगा। आर्टिकल 62 कहता है टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सनल इलेक्शन टिल फिल कैजुअल वैकेंसी। अगर राष्ट्रपति का पद खाली रह जाए तो क्या उसका पद खाली रहेगा? जी नहीं, वहां पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधिपति हैं वो उसके पद पर जो है वो आसीन रह सकते हैं अधिकतम 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का नया जो वैकेंसी है, नया जो पद है उसको भरना पड़ेगा, यानी कि 6 मंथ तक का टाइम जो है वो दिया जा सकता है। और उस समय तक जो है सीजीआई उस समय तक जो है इलेक्शन, तो उस समय तक जो है क्या होगा कि जो है इस पद पर जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधिपति है वो जो है यहाँ पे बैठेंगे। और उस तरीके से अपन देखते हैं सेक्शन नंबर 62 ये बात करता है। आर्टिकल नंबर 63 कहता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो है उसकी बात करता है। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है ये कौन होंगे। ये वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो उप राष्ट्रपति है वो कौन है, वो जो है यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। आर्टिकल 69 कहता है ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की शपथ की बात यहाँ पर की जाती है। आर्टिकल नंबर 72 कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कमिट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। तो देखिए इस प्रकार के मामले जहां पर राष्ट्रपति जो है वो अब किसी भी ऑफेंस को क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास से बदल सकता है, तो इस प्रकार से क्या है कि क्षमादान की शक्तियों को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है वो बताया गया है। आर्टिकल 72 जो है उसके अंतर्गत जो है वो बताया गया है। और यहाँ पर ये भी हम समझ सकते हैं कि भाई जो आर्टिकल 72 है इसको हम जो है आर्टिकल 368 जो है उससे भी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जैसा अपन ने बात की थी कि जब जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है वो भी जो है वो इसके अंतर्गत है। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 74 को। तो देखिए आर्टिकल 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू ऐड एन एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी कि मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है उसको एडवाइस देने की बात यहाँ पर की जा रही है। आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, यानी कि ये अटॉर्नी जनरल और उसकी पावर जो है उसके बारे में बात करता है। अब यहाँ पर ये समझना होगा कि जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है इसमें ये किसके द्वारा होगा, या तो देखिए ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा इसको पावर दी गई है। देखिए या तो इसको किसके द्वारा पावर दी गई है, प्रेसिडेंट के द्वारा पावर दी गई है, या फिर क्या होता है कि अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि ये क्या एक तरीके से संवैधानिक निकाय है और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है। आर्टिकल 78 बात करता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज के बारे में बात करता है। अब देखिए इसके बाद है आर्टिकल नंबर 79। आर्टिकल 79 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का गठन किया जाएगा, यानी कि एक संसद जो है संसद का गठन किया जाएगा। संसद की गठन के अंतर्गत हम यहाँ पर ये देखेंगे कि संसद का गठन किया जाएगा, पार्लियामेंट का गठन किया जाएगा और यहाँ पर क्या होगा कि इस प्रकार से कार्यवाही होगी।
आर्टिकल 80 बात करता है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि अब यहाँ पर ये देखना है कि जो स्टेट्स है, स्टेट्स की काउंसिल जो है उसके कंपोजिशन की बात की जा रही है। अब देखिए हर एक स्टेट के अंदर जो मुख्य होगा वो कौन होगा, सीएम होगा, सीएम का मंत्रिमंडल होगा, और सीएम जो होता है वो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। उसी तरीके से क्या होगा कि हम लोग ये देखते हैं कि सेंट्रल में क्या बैठता है, पीएम होगा, पीएम का मंत्रिमंडल होगा, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो पीएम और उसके मंत्रिमंडल की सलाह से ही किसी भी काम को क्या है कर सकता है, किसी भी काम को कर सकता है। तो यहाँ पर अपन इस बात को समझते हैं। नेक्स्ट है देखिए आर्टिकल नंबर 83 कहता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके में जो हाउसेज है उसके ड्यूरेशन की बात करता है। आर्टिकल 85 है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन की बात करेगा। आर्टिकल 87 जो है वो बात करता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा विशेष रूप से भाषण जो है एड्रेस है उसकी बात जो है ये करता है। आर्टिकल 87 जो है वो है सेम रिपीट हो गया। आर्टिकल नंबर 89, आर्टिकल 89 जो है वो बात करेगा यहाँ पर कि द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करता है। आर्टिकल 93 कहता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल की बात करेगा। आर्टिकल 100 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, यानी कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है हाउसेस की बात की जा रही है कि क्या वोटिंग का राइट होगा और किस तरीके से यहाँ पर पावर गवर्न होंगे। आर्टिकल 105 के अंतर्गत है पावर प्रिविलेजेस ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के जो भी हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा, जो पार्लियामेंट के हाउसेस है उन हाउसेस की पावर की बात की जा रही है, कमेटी की बात की जा रही है। आर्टिकल 106, आर्टिकल 106 जो है यहाँ पर बात करता है सैलरीज की बात करेगा और बात करता अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो एमएलएज हैं, जो विधायक हैं, उन विधायकों को जो वेतन और भत्ते की बात की जा रही है कि किस प्रकार से वेतन भत्ते जो है वो दिए जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्धारित वेतन भत्ते हैं वो जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। सरकार 5 साल के लिए बनेगी, तो 5 साल के लिए जो सरकार बनेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेतन भत्ते जो है उनको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 कहता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। अब देखो भाई जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है, जॉइंट सिटिंग का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की यहाँ पे क्या होगी, सिटिंग की बात की जा रही है कि दोनों जो है कि यहाँ पर देखो जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो यहाँ पर बैठेंगे। अब ऐसी बैठक कौन बुला सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, ऑर्डर जो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, जॉइंट सिटिंग बुलाने का राइट किसके पास में है, जॉइंट सिटिंग बुलाने का राइट जो है वो प्रेसिडेंट के पास में। राष्ट्रपति जो है वो चाहे तो जॉइंट सिटिंग जो है वो बुला सकता है, दोनों ही हाउसेस की सिटिंग जो है वो बुला सकता है, बैठक बुला सकता है। और यहाँ पर बैठक से पहले क्या होगी, उन्हें सूचना देनी होगी और सभी सदस्यों को सूचना देनी होगी और उसके बाद में क्या होगा, सदन जो सत्र जो है वो प्रारंभ होगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि भाई जो जॉइंट सिटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर करेगा। स्पीकर का मतलब है कि उस उपराष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा, उसकी अध्यक्षता करता है। आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 बात करता है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल की बात करेगा, यानी कि जो मनी बिल है उसके बारे में जो स्पेशल प्रोसीजर है, विशेष रूप से जो प्रोसीजर है उसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 110 धन विधेयक की बात करेगा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स की बात करता है। अब देखो यहाँ पर जो बात की जाती है कि मनी बिल्स की बात की जाती है, जब बजट सत्र प्रारंभ होता है तो बजट जो है वो इस प्रकार से निकाला जाएगा और उसके लिए क्या होता है, मनी बिल जो है उसमें उसकी डेफिनेशन को बताया गया है। 112 आर्टिकल कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय जो स्टेटमेंट है उसकी बात की जा रही है। और यहाँ पर अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंतर्गत जो है क्या होगा कि यहाँ पर साल भर का जो बजट है उसके बारे में बात की जाएगी। आर्टिकल 117 कहता है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल बिल। यहाँ पर देखिए जुडिशरी एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे और आप लोग ये समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से देखें तो
117 आर्टिकल में, अनुच्छेद 117 में बात की जा रही है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल बिल की बात की जा रही है। आर्टिकल 123 हमारा कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की जो पावर है उसके बारे में बात की जा रही है। आर्टिकल 124 जो है वो कहता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है यहाँ पर अपन बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है, किस प्रकार से गठन जो है वो किया जाएगा और उसमें क्या क्या उनको शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 124A NJAC बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो देखो यहाँ पर इनके पास में क्या पावर है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर इनके पास में दी गई है। और यहाँ पर ये जो है कि जो ट्रांसफर्स केसेस होते हैं जजेस के, उसके बारे में बात की जाती है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अंतर्गत। आर्टिकल 127 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। एड हॉक जजेस का मतलब क्या होता है कि यदि प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो, यानी कि जो CJI है, उसको क्या बना दिया जाएगा, जब तक राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली रहता है तब तक उसको क्या बना दिया जाएगा, वहां पर प्रेसिडेंट की पावर उसको दे दी जाएगी। उसके अलावा देखिए कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि एड हॉक जजेस जो होते हैं, जो विशेष परिस्थिति में उनके अपॉइंटमेंट की बात की जाती है, तो उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। आर्टिकल 139 कहता है कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिटेज। सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है क्योंकि कुछ विशेष प्रकार के रिटे जो है वो जारी करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कुछ विशेष प्रकार की जो रिट होती है उनको जो है वो क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो हाई कोर्ट होती है, तो वो जो रिटें जो होती है वो बेसिकली क्या है, रिट जो है यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो है रिट्स होगी वो बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट जो होती है, जो कि जिनके पास में राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास में अधिकार होता है कि वो रिट को जारी कर सकता है, उन रिटों को जिसके अंतर्गत अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हमारे यहाँ पे क्या प्रावधान है कि हम जो है यहाँ पर रिट में जा सकते हैं। तो देखिए उसके अलावा हाई कोर्ट जो है वो, हाई कोर्ट के अंतर्गत अपन देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या करता है कि फंडामेंटल राइट्स, हाई कोर्ट के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारे लीगल राइट्स दोनों का अगर यहाँ पे हनन होगा तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स की बात करता है कि मूलभूत अधिकारों का, जो हमारे मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो हम जो है यहाँ पे रिट में जा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 141। अब देखिए आर्टिकल 141 कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉ जो डिक्लेयर किए गए हैं वो सभी कोर्ट के द्वारा क्या होंगे, बाइंड होंगे। आर्टिकल 148 है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, AGI की बात करता है, आर्टिकल नंबर 148। और देखो यहाँ पर जो है कि ये बताया जाता है कि इनके पास में क्या कस्टडी होगी, इनके पास में क्या पावर होगी, उसके बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 149 कहता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करता है कि उनके पास में क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या पावर्स होंगी, उनके बाद में बात की जाती है। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, हर राज्य के अंतर्गत जो एक प्रमुख होगा वो कौन होगा, गवर्नर, यानी कि राज्यपाल जो है वो होता है। तो राज्यपाल के अपॉइंटमेंट की बात कहाँ की जाएगी, आर्टिकल नंबर 155 के अंतर्गत की जाएगी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास में कोई भी लाभकारी पद जो है वो नहीं होना चाहिए। गवर्नर जो है वो CM के साथ मिलके काम करेगा। अब अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा था कि राष्ट्रपति शासन की बात की थी, यानी कि आर्टिकल 356 के ऊपर जब बात की थी, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि मान लीजिए CM जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर प्रेसिडेंट को लेटर लिखेगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा दिया जाता है किसी भी ऐसे क्षेत्र में।
आर्टिकल 161 कहता है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एंड द सस्पेंड रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। जो सर्टेन केसेस है उसके अंतर्गत जो पावर है उसकी बात की जा रही है। आर्टिकल 165 कहता है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, यानी कि जो स्टेट है उसके एडवोकेट जनरल की बात करता है। आर्टिकल 167 बात करता है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गवर्नर, यानी कि वो जो है सीएम जो है वो क्या करेंगे, गवर्नर को इंफॉर्मेशन जो है वो देगा। आर्टिकल 224 कहता है यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, यानी कि जो एडिशनल और एक्टिंग जजेस हैं उसके अपॉइंटमेंट की बात करता है आर्टिकल नंबर 224। आर्टिकल 224 ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट्स, यानी कि जो हाई कोर्ट है उसमें जो रिटायर्ड जज है उनके अपॉइंटमेंट की बात करता है। आर्टिकल 226 बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, तो यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो क्या करेगा, सर्टेन रिट्स की बात करेगा। जैसे अपन बात करते हैं कि अगर हमारे लीगल राइट्स या हमारे फंडामेंटल राइट्स इन दोनों में से किसी भी अधिकारों का हनन होता है तो यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिट्स जो वो जारी कर सकता है। आर्टिकल 243 ए कहता है ग्राम सभा की स्थापना की जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, हर गांव के लिए ग्राम पंचायत होगी और ग्राम सभा जो है वो होगी। आर्टिकल 243 बी कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायतों के निर्माण की बात की जा रही है। आर्टिकल 243 जी कहता है पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, कि पंचायत की जिम्मेदारी होगी और जो गांव के अंदर जो पंचायत होगी वो ग्रामीण विकास की जो है वो बात करेगा, ग्राम के डेवलपमेंट की बात करेगा। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो भी ग्रामीण विकास समिति जो होगी वो पंचायत जो है उसकी देखरेख करेगा। आर्टिकल 243 के कहता है इलेक्शन ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायत के चुनाव की बात करता है। आर्टिकल 243 243 वी कहता है डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबरशिप, यानी कि जो मेंबरशिप है उनके डिसक्वालिफिकेशन की बात करता है। 244 कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज, यानी कि जो स्केड्यूल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उनमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात की जाती है। आर्टिकल 246 कहता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 280 कहता है 280 कहता है फाइनेंशियल कमीशन की बात करता है। और देखिए नेक्स्ट है इसमें आर्टिकल 312, ये बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब है कि भारत के अंतर्गत जो भी सभी प्रकार की जो सेवाएं होती हैं, जो यूपीएससी वगैरह है या अदर सर्विसेज है, उन सभी सर्विसेज की बात जो है यहाँ पे की जाती है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 315 कहता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन फॉर द स्टेट्स, यानी कि हर एक स्टेट्स के लिए और यूनियन के लिए क्या बनाया जाएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन जो बनाया जाएगा। जैसे कि अपन बात करते हैं यूपीएससी बनाया जाएगा और राज्य के लिए जैसे आरपीएससी की बात की गई है उसका निर्माण किया जाएगा आर्टिकल नंबर 315 में। आर्टिकल 324 कहता है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा जो है सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन की बात की जा रही है। आर्टिकल 335 कहता है क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू बी सर्विसेज एंड पोस्ट। आर्टिकल नंबर 343 कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, हर एक यूनियन की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज राजकीय भाषा होगी। तो राजकीय भाषा यहाँ पे किसको बनाया गया है, हिंदी, यानी कि जो हमारी देवनागरी लिपि है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाया गया है। डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी 315 के अंतर्गत बताया गया है कि हिंदी के विकास के लिए क्या क्या निर्देश जो है वो दिए जाएंगे और हिंदी जो भाषा है उसके विकास के लिए सरकार जो जो योजनाएं बनाती है उस योजनाओं के बारे में आर्टिकल 315 के अंतर्गत बात की गई है। आर्टिकल 356 कहता है प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स,
किसी भी स्टेट्स के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है तो क्या क्या प्रोविज़न है। और आर्टिकल 360 कहता है प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 368 ये बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रोसीजर, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत जो पार्लियामेंट है उसके अमेंड करने की जो पावर है उसकी बात की जा रही है। आर्टिकल 370 कहता है टेम्परेरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए हमारे भारत के अंतर्गत आर्टिकल 370 को और आर्टिकल 35 को हटा दिया गया ऐसा माना जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370, तो क्या आर्टिकल 370 पूरी तरीके से हट चुका है? ऐसा नहीं है। आर्टिकल जो है 370 को पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है, बल्कि इसके कुछ भागों को जो है वो हटा दिया गया है। अभी भी यहाँ पर हम देखें कि जम्मू कश्मीर जो है, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए उसे जम्मू एंड कश्मीर में जो है एक लंबे समय तक जो है वो रहना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति 15 साल से जम्मू कश्मीर में रहता है तभी उसे जम्मू और कश्मीर की नागरिकता प्राप्त होगी। ये जो है आज भी एप्लीकेबल है, तो पूरी तरीके से आर्टिकल 370 जो है वो हट चुका है ऐसा कहना गलत होगा। उसके अलावा मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि यदि आप जो है आपने 12th क्लास 10th क्लास जो है जम्मू कश्मीर से की है तभी आपको नागरिकता मिलेगी, और जो जो बातें पहले थी एप्लीकेबल थी वो बातें आज भी एग्जिस्ट है। तो आज अगर कोई व्यक्ति चाहे कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता सिविल सिटीजनशिप जो है वो ले सके तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये कहें कि भाई 370 जो है वो अभी पूरी तरीके से हट चुका है, तो आर्टिकल 370 जो है पूरी तरीके से नहीं हटा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और उसके अलावा जो 35A है वो 35A जिसको अभी हटा दिया गया है वो भी पूरी तरीके से नहीं हटा है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट तरीके से कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप गुजरात के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप MPJS की तैयारी करते हैं, या फिर आप अदर किसी भी स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अब जो राजस्थान की जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो हमारे सामने है अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझिए कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये आर्टिकल जो हमने अभी देखे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं, और इस तरीके से अपने नोट्स जो प्रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।